यस बेटा। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हम। और ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में जो हमारा लेक्चर नंबर ये है 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है उसका पार्ट 2 है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन 2, पार्ट 2। देखिए ना, फर्स्ट टाइप में हमने कुछ प्रोनाउन को डिस्कस किया था, तो आपको याद होंगे कि फर्स्ट हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया हुआ है, पॉजिटिव को किया हुआ है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को किया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछ लें आप, अगर नहीं है तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। 11 टाइप यहाँ पर लिखी हुई है प्रोनाउन की। अभी अब देखते हैं हम कितने टाइप आज हम कर पाते हैं। कोशिश करेंगे सारी टाइप जो है उसको वाइंड अप करें आज। ठीक है, उसमें जो आपके पास जो फर्स्ट टाइप आ रही है, मतलब फोर्थ टाइप जो हमारे पास प्रोनाउन की है, वो कौन सी है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे फोर्थ टाइप लिख रहा हूं मैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए बेटा, क्या टॉपिक क्या है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है? सवाल पूछना। ठीक है बेटा, ऐसे प्रोनाउन जो सवाल पूछने के काम आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो आप लिखेंगे तो प्रोनाउन that is used to ask question। तो क्वेश्चन पूछने के काम आएंगे वर्ड्स, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब वो कौन से वर्ड हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास हैं? ठीक है बेटा, और उसके जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो है हु, होम लिख लें, वी कैन से विच हो सकता है हमारे पास, हुज हो सकता है, विच और व्हाट। ठीक है, 5 हमने लिखे हैं, हु, होम, हुज, विच, व्हाट। हु, होम, हुज और विच, और उसके बाद क्या लिखा है बेटा? व्हाट लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है आपको? अब इसमें आपने याद क्या रखना है कि ये जो ऊपर हमने 3 लिखे हुए हैं, हु, होम और हुज, ये यूज होते हैं पर्सन के लिए। पर्सन ओनली। और ये जो विच हमारे पास है ये हो सकता है दोनों के लिए, बोथ पर्सन एंड थिंग्स। ठीक है, और व्हाट जो होता है ये हमारे पास ओनली थिंग्स। ये आप याद रखेंगे। मतलब पर्सन के बारे में पूछना है अपने, तो आप यूज करेंगे हु, होम या हुज। अगर आप थिंग के बारे में पूछ सकते हैं या पर्सन के बारे में पूछना है, दोनों के लिए विच भी, विच जो है दोनों केसेस में आप यूज कर सकते हैं। और व्हाट जो हमारे पास आता है वो किसके लिए यूज कर सकते हैं आप? व्हाट सिर्फ आप थिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बनाना किस तरह है सवाल, देखें बेटा। सवाल ये है कि हु इज देयर, वहां कौन है? हु इज देयर, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन होंगे उसके अंदर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। अब देखिए, हु इज देयर, वहां कौन है, तो क्या पूछ रहा है आपका? ये आपसे पूछ रहा है, सब्जेक्ट का पूछ रहा है, कौन है वहां पर, या हु इज टॉकिंग, कौन बोल रहा है। ठीक है, तो हु वैसे किसका काम कर रहा है? यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हु आपने कब लगाना है? जब सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट की हो, तो सब्जेक्ट की जगह पर हम हु लगाते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। अब होम, होम क्या है? होम आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसकी बात कर रहे हैं? टॉकिंग अबाउट, आप किसकी बात कर रहे हैं? देखिए बेटा, इसमें आप चीज नोट करें कि इसमें यू मौजूद है, यू आपका सब्जेक्ट है। अब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो आप पूछ रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट का आप पूछेंगे तो क्या हमारे पास यूज होगा? तब हमारे पास यूज होगा होम। तो होम किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए, और वो ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। पर्सन हो और दूसरा क्या हो?
ऑब्जेक्ट के अंदर होगा तब जाके ये बनेगा। तो सब्जेक्ट हमारे पास आ गया यू है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हुज। अब हुज का इस तरह है, हुज इज दिस पेन या पेंसिल। ये पेन या पेंसिल जो है वो किसकी है, तो ये पेन या पेंसिल किसकी है, तो हुज भी किसके बारे में पूछ रहा है, पर्सन के बारे में पूछ रहा है आपसे। किसके बारे में पूछ रहा है, पर्सन के बारे में पूछ रहा है। मसला है, इधर कर दो चेयर को, इधर कर। अब सही है, इधर ही बैठिए, सही है। अब देखेंगे हुज है हमारे पास, वो पर्सन के बारे में पूछ रहा है। अब मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हु कहाँ लगाना है, होम कहाँ लगाना है। देखिए बेटा, अगर आप फिलिंग द ब्लैंक्स में हु या होम आ जाए तो वहां पर आप क्या नोट करें, अगर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो आप हु लगाएं, एक ट्रिक है। और अगर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मौजूद है तो आप क्या लगाएंगे, फिर आप होम लगाएंगे। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो हु लगे, होम लगेगा। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है इसका मतलब कि आपको ऑब्जेक्ट का पूछ रहा है। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब किसके बारे में पूछ रहा है, वो आपको सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है बेटा। तो हु तब लगाना है जब सब्जेक्ट मिसिंग हो, और होम तब लगाना है जब सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो होम लगाना है। इंटरोगेटिव में आ रहा है। उसके बाद विच, फॉर एग्जाम्पल विच इज योर फ्रेंड, विच इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है। देखो विच जो है यहाँ पर हम फ्रेंड पर्सन के लिए लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। विच इज योर कार, तो ये थिंग के लिए हो गया, विच इज योर कार, दोनों के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, वोट आ रहा है। वोट हम किसके लिए लगा रहे हैं, हम थिंग ओनली। नाउ व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट मतलब आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका जो वोट है यहाँ पर वो क्या है, आपका प्रोनाउन है, ठीक है बेटा। और ये चीज के बारे में पूछ रहे हैं, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब नोट आपने क्या करना है इसमें कि हु, होम, हुज, विच और व्हाट, ये 5 वर्ड आपने याद रखने हैं कि ये प्रोनाउन है। ये कौन से प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इन सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखें आ रहा है, ये इसलिए ये क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहला रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको। अब देखिए बेटा, इसमें जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो समटाइम कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, क्योंकि एडजेक्टिव के अंदर एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है बेटा। उसको भी आप साथ साथ जो समझ लें। अब वो किस तरह होंगे, अब आपने यहां पर याद रखना है। देखें कि हु के बाद यहां पर नाउन नहीं आ रहा, हुम के बाद नाउन नहीं आ रहा, हुज के बाद भी नाउन नहीं आ रहा, विच के बाद भी नाउन नहीं आ रहा, और व्हाट के बाद भी नाउन नहीं आ रहा। अब हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर 3 वर्ड याद रखें, व्हाट, विच एंड हुज। व्हाट, ठीक है बेटा, फिर आप याद रखें विच, तीसरा आप याद रखें हुज। किसका, ये किसका मतलब है, ठीक है, हुज। अब देखिए अगर व्हाट के बाद बेटा नाउन आ जाए, या नाउन्स आ जाए, या विच के बाद नाउन आ जाए, या नाउन्स आ जाए, हुज के बाद नाउन आ जाए, या नाउन्स आ जाए, तो बेटा ये वर्ड जो है ये प्रोनाउन नहीं कहलाएंगे। फिर वो क्या कहलाएंगे बेटा, वो कहलाएंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, what kind of dress do you want, what kind of dress do you want,
अब देखिए काइंड बेटा क्या है, काइंड आपके पास नाउन है, काइंड क्या आपके पास नाउन है। अब ये जो व्हाट है ये आपका क्या होगा, ये आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पे व्हाट क्या था आपका प्रोनाउन था, यहाँ पे व्हाट क्या है एडजेक्टिव, क्यों हुआ क्योंकि व्हाट के बाद नाउन आ गया, इसलिए एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। विच का भी इसी तरह से होगा और आपका हुज जो है वो भी इस तरह से होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से विच शॉप आर यू गोइंग टू शॉप, विच शॉप आर यू गोइंग टू विजिट, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है, कौन सी शॉप आप विजिट करेंगे, तो कौन सी शॉप विच आ गया और शॉप हमारे पास क्या है नाउन है, अब विच क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे विच क्या था प्रोनाउन था, तो विच प्रोनाउन भी हो सकता है, विच एडजेक्टिव भी हो सकता है, याद रखना है आपने। उसके हुज का भी बड़ा ख्याल रखना है आपने। फॉर एग्जाम्पल हुज आइडिया इज दैट, वो किसका आइडिया था, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क दोनों में आ रहे हैं, तो आइडिया हमारे पास क्या है नाउन है, अब नाउन से पहले हुज आ गया तो वो क्या है एडजेक्टिव है, तब वो प्रोनाउन नहीं होगा। मतलब व्हाट विच और हुज तीन वर्ड हैं, दूसरे तो वैसे प्रोनाउन है ये हु और हुम, इन तीन लास्ट वाले तीन को हमने याद रखना है। अब ये वाले तीन हमारे पास आ रहे हैं लास्ट वाले, उसमें अगर इनके बाद नाउन आएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएंगे, और अगर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो, इसके बाद मैन वर्ब आ रहा हो, तब वो क्या होंगे, तब जाके वो क्या कहलाएंगे प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक है बेटा। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सवाल पूछने के काम आते हैं, और ये 5 हमारे पास हैं, हु, हुम, हुज, विच और व्हाट। हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जब सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ और सब्जेक्ट ना हो तो हु लगाना है। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ हो और ऑप्शन में हु और हुम दिया हुआ हो और सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तो हुम लगा दें। और हुज तो ये पोजीशन पूछ रहा है किसी की, विच और व्हाट, हु, हुम दोनों और हुज तीनों को पर्सन के सिर्फ लगाते हैं, विच को और हुज सॉरी विच को दोनों के लगा सकते हैं, पर्सन के लिए लगा सकते हैं, थिंग के लिए लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा विच इज योर फ्रेंड, विच इज योर ब्रदर, इस तरह कौन सा आपका भाई है। और जो व्हाट है उसको सिर्फ चीजों के लिए लगाते हैं। ये क्वेश्चन पूछने काम आ रहे हैं, और ये मैंने बता दिया कि ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर भी आ सकते हैं, इसलिए आपको ये चीजें जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की हैं ये भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई सवाल नहीं होगा आपका, ये है पूछ लें आप, क्लियर है, देखा भाई क्लियर आए कौन है, ठीक गुड। अब रेज नहीं कर रहे, यहाँ पे कर लेते हैं दूसरा प्रोनाउन। अब हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन माशाल्लाह क्लियर भी हो गया आपको। अब हमारे पास फिफ्थ टाइप जो आ रही है वो आ रही है इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। फिफ्थ टाइप हमारे पास कौन सी आ रही है, इनडेफिनेट प्रोनाउन की टाइप आ रही है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब देखिए बेटा इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो क्या है, इनडेफिनेट का मतलब समझे, इनडेफिनेट मतलब जनरल, स्पेसिफिक नहीं है, अनस्पेसिफाइड है या अनस्पेसिफिक है, अनस्पेसिफिक है या क्या है जनरल है, ठीक है, अनस्पेसिफिक है जनरल है, मतलब पर्टिकुलर कोई चीज नहीं है। तो आप कहेंगे द प्रोनाउन दैट रेफर्स वन और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अनस्पेसिफिक थिंग्स, पर्सन मतलब बीइंग्स और प्लेसेस, ठीक है। अनस्पेसिफिक है मतलब जनरल, नॉट इन पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर चीज की बात नहीं होती इसमें, सिर्फ जनरल बात कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं हम indefinite pronoun. The pronoun that refers one or more than one unspecific objects, being, things, or we can say the places are known as indefinite pronoun. क्या कहलाता है बेटा, indefinite pronoun. अब
अब इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है मोस्टली आप एक कॉम्बिनेशन में देखेंगे। कॉम्बिनेशन किस तरह होगा? फॉर एग्जाम्पल में सम वर्ड लिखा हुआ हो, ठीक है, अब सम के बाद कोई वर्ड यहां लिखा हुआ, समथिंग हो सकता है, ठीक है, इस तरह से सम वन हो सकता है। तो समथिंग और सम वन कोई मतलब कोई स्पेसिफिक चीज की बात नहीं हो रही, अनस्पेसिफिक चीज की बात हो रही है। तो सम वन और वी कैन से समथिंग हमारे पास क्या है, आपका हो गया क्या, प्रोनाउन हो गया, इनडेफिनेट हो गया। इस तरह से आपके पास एनी आ गया, एनी के साथ आप एनीथिंग लगा लें, आप एनीवन लगा लें, ठीक है। एनीथिंग, एनीवन, ये भी हमारे पास क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन की क्या है, टाइप आ रही। इस तरह एवरी के साथ लगा लें आप, एवरी के साथ क्या, एवरीथिंग होगा, एवरीवन होगा, तो ये आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास कैटेगरी किसकी है, इनडेफिनेट प्रोनाउन की। इस तरह नो लगा लें आप, नो, तो नन भी हो सकता है, नो वन भी हो सकता है, तो ये भी आपके पास क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन की एक एग्जाम्पल है। आपके पास ऑल है, फ्यू है, मैनी है। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास कौन सा है, ऑल, आपके पास है फ्यू, आपके पास है मैनी। ऑल, फ्यू, मैनी, नन, नो वन, एवरीथिंग, एवरीवन, समवन। अगर इनके बाद क्या आ रहा है आपके पास, या आपके पास आ रहा हो हेल्पिंग वर्ब, या आ रहा हो मैन वर्ब, तब ये आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन वाज देयर, एवरीथिंग इज फैट, ऑल आर फाइन, फ्यू आर ओके, मेनी वर देयर, ठीक है, समवन इज देयर, समझ रहे हैं। इस टाइप के जो वर्ड होंगे, एवरीथिंग, एनीथिंग, इस तरह हमारे पास एनीवन, समवन, समथिंग, एवरीवन, नन, नो वन, ऑल, फ्यू, मैनी, these all are unspecified, ये अनस्पेसिफाइड है, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रही है, ठीक है बेटा, जनरल कोई बात कर रहे हैं। इस टाइप के अगर आपको वर्ड नजर आएंगे वो क्या कराएंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। कंडीशन, इनके बाद कौन सा वर्ड आता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, तब ये होते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आता है प्रोनाउन जब भी होता है तब, ठीक है, याद रखना है, कुछ केसेस में नहीं भी होता, आगे जाके देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, इनडेफिनेट क्या है, प्रोनाउन है। आप सोच रहे होंगे इनडेफिनेट एडजेक्टिव तो नहीं है कहीं, ठीक है, उसको एडजेक्टिव जब टाइप पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इतना कोई इशू नहीं है, यहाँ पर क्लियर हो गया। बस ये वाले वर्ड आप याद रखें, ये आपके पास इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं सेंटेंस, इनके पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ रहा हो तब, क्लियर हो गया। तो हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन को भी डिस्कस कर लिया, आपको क्लियर भी हो गया, कोई सवाल भी नहीं होगा। अब देख लें, आप ये लिख लें, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है, और 2-3 टाइम पढ़ लेते हैं, देखें, लिख लें, लिखिए बट क्लियर थी लो, हाँ सही है, लिखिए, लिख लिया आपने, हाँ तस्वीर भी ले लें या फिर अपलोड भी हो जाएगा, ये यूट्यूब पर अपलोड कर लेंगे ना, वहां से आप इजीली वो उसको आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऊपर, ठीक है, हाँ जल्दी अपलोड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। और यूट्यूब चैनल सबको पता है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कोने में, ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सिर्फ ये नाम सर्च करेंगे, चैनल आ जाएगा, उसमें सारे वीडियोस जो पुराने होंगे हमारे पास लेक्चर हुए हैं वो सारे वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो जो कोई बच्चा क्लास मिस भी कर देता है तो वहाँ पर जो है लेक्चर मौजूद होता है, उसको आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया, राइट। अब इसको हम रेज कर रहे हैं और अनदर टाइप जो है उसको हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन की। जो टाइप हमारे पास आ रही है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है बेटा। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, रिलेटिव इंटरोगेटिव मिक्स हो जाएंगे, हम देखना। अब आप कहेंगे सर कह रहे हैं कभी रिलेटिव है कभी इंटरोगेटिव है, सर को क्या हो गया है, ठीक है, लेकिन वो होते हैं, इसलिए इसको इसलिए कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप रट्टा नहीं लगाएं, वर्ड याद नहीं रखेंगे ये है,
कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा ना तभी आप पार्ट सब इसमें समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें आप, तो फोकस मस्ट बी ऑन कॉन्सेप्ट नॉट द क्रेमिंग ऑफ वर्ड्स। आप एग्जाम्पल याद नहीं करें, कॉन्सेप्ट को देखें। अब रिलेटिव वर्ड में रिलेटिव जो प्रोनाउन है उसमें काफी वर्ड ऐसे होंगे जो क्या होंगे, आपने पढ़े हुए होंगे, जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में से होंगे, ठीक है, दैट को छोड़ के। तो हमारे पास जो है कौन सी टाइप आ गई, 6 टाइप है। रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छा इसको एक दूसरा नाम भी है इसका, कंजंक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि कंजक्शन का काम करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, दो वर्ड्स को, मतलब दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, इसलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, रिलेट करते हैं, मीन्स ज्वाइंस और रिलेट्स आर कंजक्ट्स टू क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को आपस में क्या करते हैं, ये मिलाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, और रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है कौन से, हु, होम, which और दैट, और इसके साथ साथ आप भी हो गए कंफ्यूज, क्योंकि दैट तो असर आपने कहा था ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अभी सर आपने कहा है हु और होम, जो ये तो इंटरोगेटिव है प्रोनाउन और एडजेक्टिव है, सॉरी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब आप कह रहे हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो एक बात कहा करें, एक और बढ़ा देता हूं, whose, और कंफ्यूज हो गया। अब बेटा ये कनेक्ट भी करते हैं, सेंटेंसेस के दरमियान आते हैं, ये कंजक्शन का काम करते हैं ये, मतलब ये अगर दिए हुए हो और लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ हो, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं दिया हुआ, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। वही काम है इसका, पर्सन, पर्सन, थिंग, थिंग, थिंग और एनिमल भी कह सकते हैं, whose पर्सन, ठीक है, पर्सन, पर्सन। अब उसमें जो था इंटरोगेटिव में ये विच जो दोनों में यूज होता था, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ पर्सन के लिए नहीं होगा, सिर्फ थिंग के लिए, एनिमल के लिए यूज कर सकते हैं। वहां पर्सन के लिए विच यूज, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं करेंगे, इंटरोगेटिव में कर सकते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, ठीक है, लिख लेते हैं, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय डैश हेल्प्ड मी, दिस इज द बॉय डैश हेल्प मी, ये वही लड़का है जिसने क्या की, मेरी मदद की, ठीक है, मसला है। अब जाए आप बोले जाए, तो मसला नहीं, सेटिंग जो है वो कर लें। दिस इज द बॉय डैश हेल्प, जिसने मेरी मदद की। अब जिसने जो बॉय है, पर्सन है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, हु, क्योंकि यहाँ पे जो हु आपका सब्जेक्ट है, वो आपका क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। मदद बॉय, ये हेल्प है, हेल्प वर्ब है, उससे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हु लगा है। दिस इज द बॉय हेल्प मी, ये वो लड़का जिसने मेरी मदद की। तो हमने एक सेंटेंस ये हो गया, दिस इज द बॉय, दूसरा हो गया द बॉय हेल्प मी, दूसरा क्या सेंटेंस था, द बॉय हेल्प्ड मी, ये दूसरा सेंटेंस था। हमने क्या किया, दोनों सेंटेंस को मिला दिया, इसलिए ये रिपीटेशन जो हुई थी द बॉयज की वो हट गई, ये हटा दिया, इसकी जगह पर हु आ गया। तो क्या फायदा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन का, कि जो रिपीटेशन हमारे पास आ रही है वो क्या हो गई, हट गई। रिपीटेशन ऑफ नाउन जो है वो रिप्लेस हो गया, वही अब फंक्शन होता है प्रोनाउन का हमारे पास। इस तरह से मैं इसी से यूं लिखूं, दिस इज द बॉय डैश आई हेल्प्ड। अब देखिए इसमें ये वो लड़का है डैश आई हेल्प, जिसकी मैंने मदद की। अब यहाँ पर मैं क्या है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट था। जब ऑब्जेक्ट मौजूद था आपको हु की जरूरत पड़ी। अब मैंने मदद की किसकी, लड़के की, तो हूं, ठीक है,
क्योंकि सब्जेक्ट मौजूद होगा तब हुम आएगा, ऑब्जेक्ट मौजूद होगा सेंटेंस में तब हु आएगा। याद ये आप रखेंगे, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं सेंटेंस। दिस इज द बॉय, आई हेल्प द बॉय, दोबारा बॉय को रिपीट नहीं किया, उसको कनेक्ट कर दिया, सेंटेंस दोनों को मिला दिया, तो होम हमारे पास क्या हो गया, तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? इस तरह विच है, देखें, दिस इज द बुक डैश आई बॉट फ्रॉम लंदन, ये वही बुक है जो मैंने लंदन से खरीदी। अब यहाँ पर हु नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि बुक जो है वो थिंग है, तो यहाँ पर आप विच भी लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं, विच और दैट दोनों आ सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पर्सन, ये थिंग के लिए आ सकते हैं, एनिमल के लिए आ सकते हैं। दिस इज द डॉग विच बाइट द पैसेंजर, ठीक है, जो काटता है, बाइट्स द पैसेंजर, विच। उसके बाद है हुज, मेरे को दिस इज द स्टूडेंट हुज एक्सरसाइज इज डन, इसकी एक्सरसाइज की हुई है, जिसकी एक्सरसाइज की हुई है हुज, तो हुज भी हमारे पास किसका काम कर रहा है, एक कंजक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। तो ये भी हमारे पास जो है वो कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है या रिलेट कर रहा है दो क्लोजेस को। एक क्लोज हो गया होगा, दिस इज द स्टूडेंट, द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड द एक्सरसाइज, तो ये क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस को मिला रहा है। तो हुज हमारे पास, विच, दैट, होम या हुज जो है वो हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, या हम कहेंगे ये वी कैन से कंजक्टिव प्रोनाउन है। अब फर्क क्या आ रहा है, ट्रिक क्या हमारे पास, देखो यहाँ पर इंटरोगेटिव नहीं लगा हुआ, फुल स्टॉप लगा हुआ है। जब WH वर्ड भी आ रहे हैं, फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। मोस्टली ये क्या होते हैं, जो दो क्लोजेस होते हैं ना उसके दरमियान में ये आ रहे होते हैं। तो ये जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारे पास क्लियर हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल सिंपल है, जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे पास उसमें मोस्टली जो रिलेटिव भी कहलाते हैं। जब ये ज्वाइनिंग का काम करेंगे तब इसको रिलेटिव कहेंगे, और जब यही प्रोनाउन यूज हो रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं तब इसको हम क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की पहचाना बिल्कुल इजी है। इंटरोगेटिव होंगे तो क्वेश्चन मार्क दिया होगा, अगर इंटरोगेटिव नहीं होंगे तब वो रिलेटिव होंगे और वहां पर क्वेश्चन मार्क जो हमारे पास मौजूद नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा रिलेटिव प्रोनाउन, क्लियर। अच्छा, समटाइम ऐसे भी हो सकता है कि हूसो लिखा हुआ हो, हूसो एवर लिखा हुआ हो, या विच एवर लिखा हुआ, विच सो एवर लिखा हुआ हो, वॉट एवर लिखा हुआ हो, वॉट सो एवर लिखा हो, ये भी बेटा यही है, ये भी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन ही है। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं अगर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। अगर ये डबल में लिखे हुए तो इसको क्या कहेंगे, सिर्फ आप लगा दें कंपाउंड, क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड बन गया। तो ये हमारे पास आ गया कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव होंगे तो ये हो जाएंगे कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये सिर्फ वर्ड आ रहे हैं, एवर सो इसके साथ लगे हुए हैं, फंक्शन वही है, जहां पे हु आता है वहां पर ही हु सो एवर आएगा, ठीक है। फंक्शन उनका वही है, सिर्फ इसको वर्ड बढ़, इसके साथ जो कॉम्बिनेशन होगी वर्ड बढ़ रहा है, इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं हम, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कह रहे हैं। बात आपको समझ में आ रही होगी, गुड। अब देखें बेटा कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन को भी डिस्कस कर लिया, अब हम करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को डिस्कस, ठीक है। अच्छा हो गया, हाँ वो वीडियो ठीक है अपलोड हो जाएगी, तस्वीर तो ले ली है ना, गुड। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। विच जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जो है ना, वो पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है और एनिमल के लिए यूज हो सकता है और थिंग के लिए भी हो सकता है, लेकिन रिलेटिव के अंदर वो सिर्फ वी कैन से पर्सन के लिए नहीं होगा, एनिमल और थिंग के लिए हो सकता है, बस ये थोड़ा डिफरेंस इसमें आ रहा है, ठीक है। अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है बेटा। कौन सा टाइप हमारे पास सेवन लिखा हुआ है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है रेसिप्रोकल, नंबर 7। और नंबर 7 हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल
मतलब ये म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है या रिलेशनशिप है उसको ये शो करता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करता है। तो आप कहें, देखिए इसको, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज द pronoun that shows mutual relationship, mutual relationship, ठीक है। म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक दूसरे से जो रिलेशनशिप होते हैं उसको, ये सिर्फ दो हैं हमारे पास। रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन जो है हमारे पास ओनली टू हैं। एक हमारे पास है ईच अदर और दूसरा हमारे पास है वन एंड अदर। बस आप इसे ये दो वर्ड याद रखना है, ईच अदर और वन एंड अदर। इसमें कोई एडजेक्टिव वाला सीन नहीं है, ठीक है। ईच अदर और वन एंड अदर। ईच अदर आपने कब यूज करना है? टॉकिंग अबाउट टू पर्सन, दो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो ईच अदर, ठीक है। मोर देन टू, मोर देन टू। अब अगर दो से ज्यादा हैं तो वन एंड अदर। फॉर एग्जाम्पल, द बोथ ब्रदर्स आर फाइटिंग ईच अदर, फाइटिंग ईच अदर। अब इसमें दो भाई हैं इसलिए मैंने क्या लिख दिया? ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, they all are loving each other, one and another है, ठीक है, वन एंड अदर। अब इसका मतलब ये कि जो दे हैं वो दो से जो है ज्यादा है। अब किसी दो के दरमियान रिलेशनशिप को शो करना है तो आप लगाएंगे ईच अदर, और दो से ज्यादा होंगे तो क्या लगाएंगे? वन एंड अदर। याद कैसे रखेंगे? देखिए, इसमें ईच और अदर दो वर्ड में, इसमें वन फिर एंड फिर अदर तीन वर्ड है, मतलब दो से ज्यादा है। इससे भी आप ट्रिक है ऐसे, इससे भी आप याद रख सकते हैं। ईच अदर और वन एंड अदर इस तरह आप यूज करेंगे एक दूसरे से। एक दोनों का मतलब है एक दूसरे से, लेकिन दो अगर एक दूसरे से करेंगे कोई, तो ईच अदर दो से ज्यादा एक दूसरे से होंगे तो वन एंड अदर। ये हमारे पास क्या है? बिल्कुल इजी, आपको पता है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं था। ईच अदर और वन एंड अदर, इसको सिर्फ आपने क्या करना है? याद रखना है कि ये भी यूज होता है। क्लियर हो रहा है अभी? तो रेसिप्रोकल तो बिल्कुल सिंपल था हमारे पास। अब हमारे पास ये नजर आ रहा है एट, इसलिए ठीक है, गुड, क्लियर है ना? सर इसका वर्ड याद रखना है। अब हमारे पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा आ रहा है? नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा क्या क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। रेफरिंग प्रोनाउन दैट रेफर्स, क्या करता है? रेफर करता है। किसको करता है? नाउन को रेफर करता है, ठीक है। द प्रोनाउन दैट रेफर्स नाउन वन एट अ टाइम। एक वक्त एक ही प्रोनाउन को जब वो रेफर करे उसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या करे? एक ही प्रोनाउन को रेफर करे, वन एट अ टाइम, एक वक्त एक प्रोनाउन को रेफर करता है, इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वेरी एग्जाम सिंपल प्रोनाउन है ये, मतलब ईच। हमारे पास आ रहा है एवरी, हमारे पास आ रहा है आइदर, हमारे पास आ रहा है नाइदर। बस ये वर्ड याद रखिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। ये हमारे पास कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की लिस्ट में आते हैं। और ये ऑलवेज सिंगुलर, ये क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ये होते सिंगुलर है, ईच, एवरी, इस तरह से। याद क्या रखना है आपने? आइदर के बाद, ईच के बाद, एवरी के बाद, नाइदर के बाद नाउन नहीं आना चाहिए। अब अगर नाउन आ गया तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स प्राइज, ठीक है। तो ईच हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन के इच के बाद ऑफ आ रहा है, नाउन नहीं आया। एवरी ऑफ द विलेजर्स goes to the market। एवरी मोस्टली कम होता है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया है। एवरी मोस्टली नाउन के साथ यूज होता है ये एवरी, लेकिन अगर एवरी नाउन के बगैर आ जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में चला जाएगा। ठीक है, आइदर और नाइदर आपने याद रखना है बस। नाइदर ऑफ देम, नाइदर आइदर ऑफ देम, दोनों में से कोई एक। किसके लिए यूज हो रहे हैं? दो के लिए। ये भी दो के लिए, ये भी दो के लिए। दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ देम इज हैप्पी, दोनों में से कोई भी खुश, दोनों में से कोई एक खुश है। देम देख के इसलिए ऐसे नहीं आप आर लगा दें, आइदर आ रहा है मतलब सिंगुलर आएगा आगे। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, आइदर सिंगुलर। तो आइदर ऑफ देम इज हैप्पी, दोनों में से कोई एक खुश है। या मैं यहां पर लिख दूं नाइदर ऑफ देम इज हैप्पी, दोनों में से कोई भी खुश नहीं है। तो नाइदर या आइदर के बाद भी ऑफ आ रहा है, ईच के बाद भी क्या आ रहा है? ऑफ आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहला रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहला रहे हैं। ठीक है, अगर इनके पास डायरेक्ट नाउन आ जाए फिर क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं ईच स्टूडेंट गेट्स प्राइज, नंबर 1। देयर आर फ्लावर्स either side of the road। या मैं लिख दूं there were trees neither, दोनों साइड होती है रोड की, लेफ्ट राइट साइड ऑफ द रोड। अब ये सेंटेंस में देखें, इसमें भी आइदर नाइदर और ईच यूज किया हुआ है, लेकिन क्या आ रहा है यहाँ पे देखें, ईच तो यूज किया लेकिन ईच के बाद नाउन आ गया। तो नाउन जब आ गया तो ईच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कौन सा हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे आइदर आ रहा है लेकिन साइड नाउन है, आइदर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे नाइदर आ रहा है, साइड आ रहा है, नाउन है, इधर कौन सा होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है बेटा, तो अगर इनके पास नाउन ना आ रहा हो तब आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ रहा हो ईच गेट्स द प्राइज, ईच गेट द प्राइज। अब देखें ईच आ रहा है, स्टूडेंट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन होगा क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब आ रहा है। तो अगर इनके पास क्या आ रहा हो? हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो या मेन वर्ब आ रहा हो, तब ये क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। इनके पास नाउन आ रहा होगा तब ये क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। क्या होंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बड़ा मसला कर रहा है, एडजेक्टिव प्रोनाउन से मिलते जुलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन से, क्योंकि एडजेक्टिव को भी क्लियर करता है साथ साथ। क्लियर हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हमारे पास एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव एंड एक्सक्लेमेटरी जो है एडजेक्टिव वो रह रहे हैं। ठीक है, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं साथ साथ। ये आपका क्लियर हो गया? तो फिर ले ली अपन, गुड। अब हमारे पास 9th और 10th को देख लेते हैं, दोनों को साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, उनसे पहले एक्सक्लेमेटरी देख लें, उसके बाद उनको देख लेंगे। ठीक है, लास्ट वन को देख लेंगे। एक्सक्लेमेटरी एक ही है बस। अब 11th को टाइप को डिस्कस कर लेते हैं और 9th 10th को बाद में करते हैं डिस्कस। अभी एक्सक्लेमेटरी हमारे पास है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन फोकस कंडीशन में आ जाए। ये मैंने इस तरह लिखा है कि सम टाइम क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको पता होगा ये क्या है। इसमें आप याद रखिए कि जब व्हाट लगा हुआ हो और वर्ड के बाद ये वाली साइन लगी हुई है, व्हाट सरप्राइज, इमोशन को शो करे, सडन इमोशन या सरप्राइज को शो करेगा कोई वर्ड, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। व्हाट यू आर हियर, व्हाट यू आर हियर। तो ये हमारे पास जो व्हाट है ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल आपने एक ही वर्ड याद रखना है, व्हाट के बाद अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया तो वो क्या है?
क्या है, इंटरोगेटिव है, प्रोनाउन है एडजेक्टिव, प्रोनाउन है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, सिर्फ आपने ये याद रखना है। अब जो हमारे पास जो आ रहा है वो इमोशन को शो कर रहा है, ठीक है। नाइन्थ क्या है हमारे पास, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। वर्सेस कर लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव, इसको समझना जरूरी है और इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 9 और 10 के अंदर। अब एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब क्या, एम्फेटिक एम्फिसाइज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है, इंटेंसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, इंटेंसिव, या हम कहेंगे एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फिसाइजिंग या इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अब एम्फेटिक प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन किसको एम्फेसाइज करता है, ये एम्फेसाइज करता है एंटीसीडेंट को, द प्रोनाउन दैट emphasizes the antecedent। एंटीसीडेंट कौन सा होता है, नाउन आपका, क्या आपका नाउन, सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर जोर देता है, उसको इंटेंसिफाई कर रहा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब सेम टाइप के प्रोनाउन एम्फेटिक के रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव क्या, रिफ्लेक्स कर रहा है, रिफ्लेक्स बैक द सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और ये सब्जेक्ट के ऊपर जोर दे रहा होता है, ये इसमें डिफरेंस है। दोनों के अंदर वर्ड सेम आएंगे जिसके साथ सेल्फ लगा हुआ और सेल्फ लगा हुआ। फॉर एग्जाम्पल माय सेल्फ, अवर सेल्फ, अगर ज्यादा होंगे तो सेल्फ, एक होगा तो सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, ये सिंगुलर होता है, हर सेल्फ और डैम सेल्व्स ये ज्यादा होते हैं, ईवीएस। अब जो एग्जाम्पल इसके हैं वही एग्जाम्पल इसके हैं, मतलब माई सेल्फ एम्फेटिक भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किसका काम कर रहा है। अगर वो सेंटेंस में प्रोनाउन को एम्फिसाइज कर रहा है, एंटीसीडेंट को कर रहा है, नाउन को कर रहा है, सब्जेक्ट को कर रहा है, तो वो आपका क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब वो सब्जेक्ट को क्या कर रहा होगा, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। एग्जाम्पल के तो समझिए आप, फॉर एग्जाम्पल आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है, आई का माई सेल्फ आएगा, वी का आवर सेल्फ आएगा, यू का योर सेल्फ दोनों आ सकते हैं, सिंगुलर में ये लगाना है, प्लूरल में ये लगाना है। ही का हिम सेल्फ आएगा, शी का हर सेल्फ आएगा, दे का देम सेल्फ आएगा। अब देखें आई विल डू इट माई सेल्फ, अब देखें यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब ये क्या कर रहा है कि मैं खुद ये करूंगा, तो खुद किस पे जोर दे रहा है, इसके ऊपर जोर दे रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास, माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब रिफ्लेक्सिव कौन सा है, 5 मिनट रहते हैं बस, 5 मिनट। रिफ्लेक्सिव हमारा कौन सा है, अब इसी सेंटेंस में यूं लिख दूं, आई विल डू माई सेल्फ, आई विल डू माई सेल्फ। अब आप देखें यहां पर कि डू जो है वर्ब है और माई सेल्फ क्या ऑब्जेक्ट है। तो मोस्टली होता क्या है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो किसका काम कर रहे होते हैं, वर्क एज ऑब्जेक्ट, यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं ये वर्ड सेल्फ और सेल्फ, तो हमारे पास क्या कहलाएंगे वो, तब वो रिफ्लेक्सिव होंगे। अब अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं हो रहे तब वो क्या होंगे, फिर वो एम्फेटिक होंगे। तो मोस्टली ये वाले जो प्रोनाउन होते हैं ना, ऑब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब के बाद कम होते हैं, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आवर सेल्व्स decided to go there, decided to go there,
बिल्कुल सिंपल हो गया। वी के बाद सब्जेक्ट के बाद आ रहा है मतलब मेन वर्ब से पहले आ रहा होंगे तो वो क्या होंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। सिंपल सी बात है। अगर मेन वर्ब के बाद आएंगे तब वो क्या होंगे, तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड अवरसेल्व्स। अब आप देखें यहां पर मेन वर्ब है, उसके बाद आ रहा है तो ये एम्फेटिक हो गया और रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ये मेन वर्ब से पहले आ गया तो क्या हो जाएगा, एम्फेटिक होगा। इंटेंसिव भी हो सकता है या एम्फिसाइजिंग हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन दूसरी भी है, दोनों आ सकते हैं मेन वर्ब के बाद। वो कैसे होगा, अगर मेन वर्ब के बाद आ रहा हो लेकिन ऑब्जेक्ट मौजूद हो, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, आ रहा मेन वर्ब के बाद है लेकिन ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद अगर आ रहा होगा कोई प्रोनाउन आपका, तब वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। ठीक है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन वो भी मेन वर्ब के बाद आ रहा है, तब आपका क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट बिल्ड कर रहा है। एंटीसीडेंट किसको कहेंगे, इसको कहेंगे, आपका सब्जेक्ट होगा। एंटीसीडेंट सब्जेक्ट होता है आपका यहां पर। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारे पास था एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पार्ट 2। तो उसका मतलब 2 लेक्चर के अंदर सारे टाइप जो है प्रोनाउन के आ गए हैं। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या थक गए होंगे अभी, या कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, अभी इतने बड़ा ज्यादा पढ़ लिया। इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तभी समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये मिक्सअप बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है बेटा। और अगर जो यूट्यूब वाले जो व्यूअर हैं वो भी अगर कुछ पूछना चाहें तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, तस्वीर ले सकते हैं आप, और इसको हम अपलोड भी कर देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो थैंक यू वेरी मच।